ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेप्टिक टैंक। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सेप्टिक टैंक। अब एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले टॉपिक में हम बहुत सारे चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि वाटर वाले पार्ट में हमने कहा था सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, डीप वेल, शैलो वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीजेस ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल पे हमने देखा था। लार्ज स्केल की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर देखा था, उसमें वाइटल लेयर देखी थी, रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों के बीच में डिफरेंस। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर भी हमने पढ़ा है, जिसमें क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस वगैरह देखा है। फिर हमने हाउस होल्ड या स्मॉल स्केल पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा। हमने स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल देखे, उसके तहत हमने डबल पॉट मेथड देखा, हॉरॉक्स सेपरेटस देखा, हॉरॉक्स सेपरेटस का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर, क्वालिटी, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट, रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिर वाटर हार्वेस्टिंग और स्विमिंग पूल सैनिटेशन भी देखा। तो ये सारी चीजें तो हमने वाटर वाले पार्ट में देखी। फिर एयर वाले पार्ट में हमने देखा कंफर्ट जोन, मैकआर्डल्स, मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, कूलिंग पावर ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी हमने देखा। ये सब हमने एयर वाले पार्ट में देखा। फिर हमने पढ़ा वेंटिलेशन क्या होता है, कितने तरह के वेंटिलेशन होते हैं, प्लेनम वेंटिलेशन क्या होता है। फिर नॉइज वाले पार्ट में हमने नॉइज पॉल्यूशन देखा, रेडिएशन वाले पार्ट में रेडिएशन हजार्ड्स देखे, लाइट वाले पार्ट में लाइट, यूनिट्स ऑफ लाइट, ये सब देखा। फिर हाउसिंग के तहत हमने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया देखा, अर्बन में, रूरल में। फिर ओवर क्राउडिंग भी हाउसिंग में देखा। फिर वेस्ट डिस्पोजल वाला पार्ट में हमने क्या देखा, वेस्ट डिस्पोजल देखा और कंपोस्टिंग देखा। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सेप्टिक टैंक। अब भाई, सेप्टिक टैंक होता क्या है? सबको पता है कि सेप्टिक टैंक क्या होता है। घर के नीचे बनाया जाता है अंडरग्राउंड, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ये वाटर टाइट मैसनरी टैंक होता है। मैसनरी मतलब क्या होता है? पत्थरों से बना हुआ। ज्यादातर ये ईंट या पत्थर से बनाया जाता है। आजकल वैसे रेडीमेड भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इंडिया में तो ज्यादातर पत्थरों से और ईंटों से बनाया जाता है, तो इसलिए मैसनरी टैंक। ठीक है, जिसमें कि हाउस होल्ड सीवेज को भेजा जाता है फॉर ट्रीटमेंट। अब सीवेज यहाँ क्या बोला? सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको बनाते हैं, हाउस होल्ड सीवेज के लिए। अब सीवेज का मतलब क्या होता है? सीवेज का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा होता है। देखो, दो चीज याद रखना है, एक होता है सीवेज और एक होता है सुलेज। सुलेज क्या होता है? सुलेज भी लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है। सीवेज लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा नहीं हो एक्सक्रीटा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो किचन से निकलता है, जो वॉश बेसिन से निकलता है, वो सब लिक्विड वेस्ट है जिसमें एक्सक्रीटा नहीं है। जो हमारे कमोड से निकलता है वो उसमें होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, और इसीलिए वो होता है सीवेज, बाकी होता है सुलेज। ठीक, तो ये दोनों के डिफरेंस को याद रखना, सीवेज जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, सुलेज जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीवेज सुलेज को याद कैसे रखेंगे? तो देखो, सीवेज में ई आता है, ई फॉर एक्सक्रीटा, जबकि सुलेज में देखो तो सुलेज में ई नहीं आ रहा है, वहां पे यू आ रहा है। तो सीवेज में ई आ रहा है, तो एक्सक्रीटा का ई। तो सीवेज वो लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा होता है, सुलेज वो लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? सेप्टिक टैंक एक पत्थरों से बना हुआ टैंक होता है जो घरों के नीचे बनाया जाता है, जिसमें कि हाउस होल्ड सीवेज को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। सीवेज क्या होता है? सीवेज वो लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें एक्सक्रीटा होता है। ठीक, अब याद रखना, ये एक अच्छी मेथड है इंडिविजुअल ड्वेलिंग्स या नंबर ऑफ हाउसेज हैं एक जगह पे, उनके सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पे ये अच्छा है? जहां पे कोई पब्लिक सीवेज सिस्टम नहीं हो, वहां पे हाउस होल्ड ड्वेलिंग या नंबर ऑफ हाउसेस की ड्वेलिंग के लिए के सीवेज को ट्रीट करने के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल,
किसी का खुद का घर है, तो किसी का इंडिविजुअल घर है तो वो अपने घर के नीचे ज्यादातर लोग सेप्टिक टैंक बना लेते हैं। या फिर जैसे कि नंबर ऑफ हाउसेस, फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट है तो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो बिल्डिंग्स के नीचे लोग सेप्टिक टैंक बना लेते हैं। तो दैट इज इंडिविजुअल ड्वेलिंग्स या हाउसेस, उनके सीवेज के लिए अच्छा हो, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है जहां पे कोई पब्लिक सीवेज सिस्टम नहीं है। ठीक, तो सेप्टिक टैंक में याद रखने वाली कुछ चीजें, पहला सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए होता है, दूसरा ऐसी जगह अच्छा होता है जहां पे कोई पब्लिक सीवेज सिस्टम नहीं हो। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब सेप्टिक टैंक होता कैसा है, देखो ये जो आपने घर बन गया, घर के नीचे देखोगे तो ऐसे अंडरग्राउंड पूरा का पूरा सेप्टिक टैंक बना लिया जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक इनपुट होता है जहां से सीवेज आता है, और उसके बाद एक आउटपुट पाइप होता है जहां से इफ्लुएंट जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे देखोगे इनपुट में क्या आ रहा है, ये देखो कमोड बना हुआ है, कमोड है तो यहाँ से सीवेज आएगा, है ना। सीवेज क्यों, क्योंकि कमोड में एक्सक्रीटा होता है, सीवेज लिक्विड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा होता है। ये वॉश बेसिन से किचन वाला, दैट इज सुलेज। सुलेज नहीं भेजेंगे हम सीवेज सेप्टिक टैंक में, हम सीवेज भेजेंगे। ठीक, अब कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, तो कैपेसिटी करीब 500 गैलन्स की होती है। गैलन्स को अगर आपको लीटर में करना हो तो 1 गैलन अराउंड 3.78 लीटर के हिसाब से होता है। ठीक, एक सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि कितनी देर सीवेज को एटलीस्ट रहना चाहिए सेप्टिक टैंक में कि उसके बाद वो आउटपुट से बाहर चला जाए। तो देखो, आइडियल रिटेंशन पीरियड पे आपको सवाल पूछा जाता है तो ये आइडियल रिटेंशन पीरियड जरूर याद रखना, दैट इज 24 आवर्स। कई बार इस पे एमसीक्यू आया हुआ है कि आइडियल रिटेंशन पीरियड सीवेज के लिए कितना होता है कि उसका ढंग से ट्रीटमेंट हो सके, तो दैट इज 24 आवर्स। ठीक, उसके बाद एक चीज याद रखना, अगर ये साइड से देख रहे हैं, ऊपर से देखोगे ना तो कुछ इस तरह का दिखता है। ये ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, तो करीब रेक्टेंगुलर दिखता है। दैट इज लेंथ जो होती है ब्रेथ के ट्वाइस होती है, रेक्टेंगल में ज्यादातर ऐसी होता है ना। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है जहां पे लंबाई चौड़ाई के मुकाबले दुगनी होती है। ठीक है, अब अगर हम गहराई की बात करें यानी कि डेप्थ, तो इसकी जो डेप्थ होती है वो करीब 2 मीटर की होती है। 2 मीटर के आसपास की इसकी गहराई होती है, जिसमें से लिक्विड डेप्थ यानी कि पानी कितने में भरा होता है, करीब 1.2 मीटर में तो पानी के लिए जगह होती है कि भैया पानी इतने में भरेगा। ऊपर आपको जगह छोड़नी पड़ती है, किसके लिए, हवा के लिए, एयर के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। तो एटलीस्ट आपको 30 सेंटीमीटर तो एयर स्पेस डेप्थ आपको रखनी पड़ेगी। तो ऊपर हवा के लिए आपको जगह छोटी है, नीचे पानी के लिए करीब 1.2 मीटर तो डेप्थ पानी की होनी चाहिए कि भाई पानी इतने में तो भर सके। ठीक है, ये हवा के लिए जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि भैया इसमें मीथेन बनती है, तो मीथेन को वहां जमा होगी, उसके बाद ये जो वेंटिलेशन पाइप है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। सेप्टिक टैंक में क्या क्या पढ़ा हमने, सेप्टिक टैंक में पहली चीज तो ये वाटर टाइट टैंक होता है कि भाई पानी आनी लीकेज इससे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम वाटर टाइट टैंक होता है जिसमें कि सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है। ज्यादातर ये अच्छा होता है इंडिविजुअल या हाउसेज या ड्वेलिंग्स के लिए जहां पे सीवेज सिस्टम, पब्लिक सीवेज सिस्टम नहीं होता है। ठीक, कैसा होता है ये, तो इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती है, और कितनी कैपेसिटी होती है, करीब 500 गैलन इसकी कैपेसिटी होती है। रिटेंशन पीरियड 24 घंटे का होता है। अगर आप गहराई की बात करो तो करीब 2 मीटर गहरा होता है ये, उस 2 मीटर में से 1.2 मीटर पानी के लिए जगह चाहिए होती है, ऊपर एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर तो आपको हवा के लिए छोड़ना है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया सेप्टिक टैंक कैसा होता है, और कुछ इस तरह का ये दिखता है, घर है, घर के नीचे अंडरग्राउंड आपको सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। यहाँ से इनपुट आता है जहां से आपका सीवेज आता है, और यहाँ से आउटपुट की जब ट्रीटमेंट हो जाता है सीवेज का तो यहाँ से आउटपुट इफ्लुएंट से बाहर, इफ्लुएंट के रूप में बाहर जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि सेप्टिक टैंक के अंदर जब सीवेज आ गया तब क्या होता है। तो भाई देखो, सीवेज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे सीवेज आया सेप्टिक टैंक के अंदर। ठीक है, सीवेज सेप्टिक टैंक के अंदर आता है जब, तो इसके अंदर जो हैवी सॉलिड्स होते हैं, जो भारी सॉलिड्स होते हैं ना, वो नीचे
बैठ जाते हैं और जो नीचे बैठ गया उस सॉलिड उसको कहते हैं स्लज। वहीं जो उसमें लाइटर सॉलिड्स होते हैं आपके सीवेज में, जैसे कि ग्रीस या फैट, वो पानी में ऊपर तैरने लगता है जिसको कहते हैं स्कम। ठीक है, तो जो आपके सीवेज में हैवी सॉलिड्स हैं जो नीचे बैठ जाते हैं उसको कहते हैं स्लज। ये देखो नीचे बैठ गया ये, नीचे वाले में देखो, ये देखो ब्राउन ब्राउन, ये नीचे बैठ गया, ये होता है स्लज, जो हैवी होता है जो नीचे बैठ जाता है। वहीं जो आपके सीवेज में लाइटर सॉलिड्स होते हैं जैसे कि ग्रीस और फैट, वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। तो ये देखो ये पानी में ऊपर तैर रहा है, दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो तैर रहा है येलोइश कलर का, ये होता है स्कम। वहीं नीचे वाले डायग्राम में देखो तो ये नीले वाले पानी के ऊपर दिख रहा है, ये येलो कलर का जो तैर रहा है ये होता है आपका स्कम। तो जो ऊपर तैरने लगेगा वो होता है स्कम, जो नीचे बैठ जाएगा वो होता है स्लज। ठीक, तो भाई ये हो गया, आपने सीवेज आ गया आपका, स्लज नीचे बैठ गया, स्कम ऊपर तैरने लगा। अब क्या होगा? अब होगा सेप्टिक टैंक के अंदर इस लिक्विड वेस्ट का एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, एरोबिक डाइजेशन जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। ये तो हम 11वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो एनारोबिक डाइजेशन होता है सेप्टिक टैंक के अंदर। एनारोबिक डाइजेशन हो गया और फिर हमको वहां पे बनती है मीथेन गैस। याद है हमने ये ऊपर जगह छोड़ी थी हवा के लिए, यहाँ पे मीथेन आके इकट्ठा होने लगती है और फिर यहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर पाइप जा रहा है, यहाँ होता है आपका वेंटिलेशन पाइप जहां से मीथेन ऊपर छोड़ दी जाती है। यहाँ भी देखोगे आप तो ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये है आपका वेंटिलेशन पाइप जहां से मीथेन बाहर निकल जाती है। ठीक, तो समझ गए। सीवेज आया, सीवेज में जो हैवी सॉलिड्स थे वो स्लज वो नीचे बैठ गए, जो लाइटर सॉलिड्स थे स्कम वो ऊपर पानी में तैरने लगे। अब पानी का एनारोबिक डाइजेशन हुआ और मीथेन बन गई। मीथेन जो बनी वो वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकल गई। अब जो एनारोबिक डाइजेशन होने के बाद हमारा सीवेज बचता है उसको कहते हैं इफ्लुएंट। ये जो इफ्लुएंट होता है इसको आउटलेट पाइप की मदद से, दिख रहा है ये आउटलेट पाइप की मदद से बाहर छोड़ दिया जाता है जमीन के नीचे मिट्टी के बीच में। ठीक, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो, परकुलेट हो जाता है ये सबसॉइल में, यानी कि मिट्टी में जमीन के नीचे छोड़ दिया जाता है इफ्लुएंट के रूप में। ये जो इफ्लुएंट होता है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सिस्ट होते हैं, हेलमेंथिक ओवा होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो ये इफ्लुएंट को हमने लिया आउटलेट पाइप की मदद से सबसॉइल यानी कि जमीन के नीचे जो मिट्टी है उसके बीच में परफोरेटेड पाइप्स की मदद से छोड़ दिया। तो ये देखो आप यहाँ पे जो आउटलेट पाइप है इससे इफ्लुएंट बाहर गया, बाहर जाके ये जो पाइप है ये परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, खूब सारे छेद होते हैं इसमें, इनकी मदद से इफ्लुएंट पूरा का पूरा मिट्टी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिख रहा है, ये हो गया इफ्लुएंट आपका मिट्टी के नीचे पूरा डिस्ट्रीब्यूट। अब याद रखना अभी भी खत्म नहीं हुई है प्रोसेस। यहाँ पे जो आपने इफ्लुएंट को छोड़ा है ना मिट्टी के बीच में, वहां पे अब उसमें होगा एरोबिक डाइजेशन बैक्टीरियाज की मदद से। एरोबिक डाइजेशन मतलब कि ऑक्सीजन की मदद से उसका डाइजेशन किया जाएगा, दैट इज एरोबिक डाइजेशन। ठीक, तो बाहर एरोबिक डाइजेशन हो गया और अंदर एनारोबिक डाइजेशन होता था। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनारोबिक डाइजेशन कहाँ होता है? एनारोबिक डाइजेशन सेप्टिक टैंक के अंदर होता है, जबकि एरोबिक डाइजेशन कहाँ होता है? एरोबिक डाइजेशन सेप्टिक टैंक के बाहर होता है सबसॉइल में। समझ गए? याद रखना ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होता क्या है। सीवेज आया, सीवेज आया तो जो हैवी सॉलिड्स थे स्लज के रूप में नीचे बैठ गए, जो लाइटर थे वो स्कम के बीच रूप में ऊपर तैरने लगे। एनारोबिक डाइजेशन हुआ, मीथेन बनी, मीथेन वेंटिलेशन पाइप से निकल गई। जो बचा हुआ एरोबिक डाइजेशन के बाद इफ्लुएंट था वो आउटलेट पाइप की मदद से बाहर छोड़ दिया गया, सबसॉइल में मिट्टी के अंदर छोड़ दिया गया, वहां पे उसका एरोबिक डाइजेशन हो गया। समझ गए? अब कुछ पॉइंट्स और याद रखना कि भैया एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, वो जो स्लज था ना जो नीचे बैठ गया था एक्टिवेटेड स्लज, उसका हार्ट क्या होता है? एरेशन टैंक। इस पे एमसीक्यू आता है। दूसरा एक एमसीक्यू आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सीवेज ट्रीटमेंट में, तो वो होती है सॉलिड्स। वो सॉलिड्स हमने पढ़े थे ना उसमें, स्लज स्कम वगैरह, सॉलिड सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट पे।
ठीक, तो इतनी चीजें एटलीस्ट याद रखना। अगर यहाँ मैं बात करूँ ना किन चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तो वो होता है जिसपे आपको एमसीक्यू या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है स्लज, स्कम, एनारोबिक डाइजेशन और एरोबिक डाइजेशन। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम कई बार बोल देते हैं स्लज वो होता है जो ऊपर तैरने लगता है, स्कम वो होता है जो नीचे बैठ जाता है। कई बार हम बोल देते हैं एनारोबिक डाइजेशन बाहर होता है, एरोबिक डाइजेशन अंदर होता है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक, तो इसको याद कैसे करेंगे? हम करेंगे कि देखो स्लज है, स्लज में क्या आ रहा है, देखो एक एल आ रहा है, एक डी आ रहा है, एल और डी। एल फॉर लोअर और डी फॉर डाउन। तो लोअर और डाउन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है नीचे, है ना? तो दोनों का मतलब होता है नीचे। नीचे कौन सी चीज बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी स्लज। तो देखो स्लज में एल आ रहा है, स्लज में डी आ रहा है। एल और डी से होता है लोअर और डाउन। लोअर का मतलब भी नीचे होता है, डाउन का मतलब भी नीचे होता है। तो नीचे कौन बैठेगा? नीचे बैठेगा स्लज। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा एनोरोबिक और एरोबिक डाइजेशन, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अंदर होता है कौन सा बाहर होता है। तो अगर तुम एनारोबिक की बात करो तो एनारोबिक डाइजेशन में आ रहा है ए और एन। ए और एन से क्या बन गया? ए एन से हो गया अंदर। तो अंदर क्या होता है? ए और एन से क्या हो गया? एनारोबिक डाइजेशन। तो एनारोबिक डाइजेशन अंदर होता है और एरोबिक डाइजेशन बाहर होता है। ऐसी स्लज नीचे बैठ जाता है और स्कम ऊपर तैरता रहता है। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये सब तो हो गया आपका जो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो थ्योरी में आपको सेप्टिक टैंक में पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी ये आता है शॉर्ट नोट के रूप में, या फिर इनफैक्ट आपको वेरी शॉर्ट नोट पे आपको आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, या वेरी शॉर्ट नोट पे आपसे पूछ लिया जाता है स्लज क्या होता है या कम क्या होता है। तो ये भी आपको बताते आना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया यहाँ पे सेप्टिक टैंक में क्या किस चीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज की स्लज? तो सीवेज का। सेकेंड चीज आपसे पूछ लिया जाता है आइडियल रिटेंशन पीरियड कितना होता है, तो करीब 24 घंटे का। ठीक, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है स्लज क्या होता है और स्कम क्या होता है। स्लज जो नीचे बैठ जाए, स्कम जो ऊपर तैरता रहे। ठीक, सेकंड वाइवा को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनारोबिक डाइजेशन और एरोबिक डाइजेशन कौन सा सेप्टिक टैंक के अंदर होता है, कौन सा सेप्टिक टैंक के बाहर होता है। ठीक, तो ये कुछ चीजें जो आपको वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू हमको ये मिला था, सीवेज हाउस होल्ड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल होता है, सेप्टिक टैंक का, या सेप्टिक टैंक का किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है, तो 500 गैलन। आइडियल रिटेंशन पीरियड कितना होता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है, तो 24 घंटे। ठीक, उसके अलावा एमसीक्यू में आपको एरोबिक डाइजेशन कहाँ होता है और एनारोबिक डाइजेशन कहाँ होता है सेप्टिक टैंक में, इस पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है, तो याद होना चाहिए। या फिर कई बार पूछा जाता है सब सॉइल में कौन सा डाइजेशन होता है, तो एरोबिक डाइजेशन, ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है। एमसीक्यू में जो आ सकता है वो ये आ सकता है, स्लज क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है वो क्या होता है, उसको स्लज कहते हैं। जो ऊपर तैरता रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्कम कहते हैं। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। एक एमसीक्यू ये भी आया था कि भैया एक्टिवेटेड स्लज, हार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, तो एरेशन टैंक। और एक एमसीक्यू ये भी आया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सेप्टिक टैंक में किसी वेस्ट ट्रीटमेंट की, तो वो होते हैं उसके सॉलिड्स। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको सेप्टिक टैंक, सीवेज ट्रीटमेंट, स्लज, स्कम में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।